हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। अब आगे अथर्व ट्रायल रूम में कपड़े ट्राई कर रहा था। तभी मोनिका पीछे से अगर उसके गले से लग गई ये देखकर अथर्व कोश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह अपने दांत पीसते हुए बोला, यह क्या बेहुदा हरकत है मोनिका। तो मोनिका बोली, ये बेहुदा हरकत नहीं है अथर्व, बल्कि मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। तुम कितनी ज्यादा हॉट लग रहे हो, आई लव यू अथर्व। मोनिका इतना कहकर अथर्व के सीने से लगने वाली थी, तभी उसका ध्यान अथर्व की गर्दन पर गया। वह आध्या के सुबह वाले लव बाइट को देखते हुए बोली, अथर्व ये क्या है, किसके साथ मुंह काला किया है तुमने। तो अथर्व बोला, नाव्या डार्लिंग के साथ। तो मोनिका चिल्लाते हुए बोली, क्या। तो अथर्व ने अपनी शर्ट पहनी और बोल, मेरी और नव्या डार्लिंग की सुबह लड़ाई हो गई थी, तो मैं उसके हाथ को काटा तो उसने मुझे मुक्का मार, फिर मैंने उसके कंधे पर काटा तो उसने मुझे यहाँ पर काट लिया। अथर्व अभी मोनिका को जी भर कर सुनाना चाहता था, लेकिन वह मन ही मन बोला, साला लगता है मेरी जुबान भी दादू की तरह काली है, ये डायन तो सच में यहाँ घुसा। अब अगर इसे सुनाया तो कहीं मामला न बिगड़ जाए। वही मोनिका दांत पीसते हुए बोली, उसे काटने के लिए यही जगह मिली थी और तुम उसे इतना मुंह मत लगा करो। तो अथर्व बोला, ये तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है, तुम अच्छी नहीं लग रही। तो मोनिका ने देखा तो उसका मेकअप चिपचिपा लगा, तो वह बोली, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह वहां से सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई। वहीं अथर्वा ने इतराते हुए शीशे में देखकर कहा, ये यही तो है कमल, मेरी हॉटनेस का उसे पसीना जल्दी आए और मैं बच गया। फिर वह बोला, ये चुड़ैल बिना इजाजत मेरे ट्रायल रूम में घुसा है, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। वह बाहर निकाला और वॉशरूम की तरफ चला गया जहाँ मोनिका गई थी। मोनिका के वॉशरूम में जाते ही अथर्व ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और बोला, अब मैं करूंगा शादी की असली शॉपिंग मेरी नव्या डार्लिंग के लिए। उसके बाद अथर्व ने आध्या के लिए सबसे अच्छा में लहंगा पसंद किया, फिर उसे मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल और उस सभी सामान को वेदांत जी होटल में रुका हुआ था वहां डिलीवर करने के लिए कह दिया और पेमेंट करके वापस मेन सेक्शन में आ गया, जहां अखिल और रागिनी अब अखिल के लिए कपड़े देख रहे थे। उसने अपने 3-4 बैग्स अखिल को पकड़ते हुए कहा, ये भी पकड़ लो मेरा, जरा अपने और ध्रुविका के लिए फोन लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वहीं अखिल उसे घूरता रह गया। लगभग 1-2 घंटे बाद जब अथर्व अखिल लोगों के पास पहुंचा तो रागिनी मोनिका को पानी पिलाकर रिलैक्स करवा रही थी। अथर्व ने दूर से ये सब देखा और बोला, साला देखा तो ऐसे रही है जैसे वहां इसका दम घुट गया हो और यह मरने वाली हो। वह उन सबके पास पहुंचा और बोला, इसे क्या हुआ, इसकी यह हालत कैसे हो गई। तो अखिल बोला, इसे किसी ने वॉशरूम में बंद कर दिया था, हम काफी देर से इसे ढूंढ रहे थे। तभी मोनिका अथर्व के गले लग गए अचानक से, जिससे उसकी घड़ी जोर से आवाज से करने लगी। ये देखकर अखिल ने जल्दी से मोनिका को अथर्व से दूर किया। उसके ऐसा करने से रागिनी और मोनिका दोनों ही हैरान रह गई। वही अथर्व का चेहरा भी सख्त हो गया था। तो अखिल बोला, चलो हम लंच कर लेते हैं। खाने का नाम सुनकर अथर्व कुछ शांत हो गए और फिर वह सब लंच करने चले गए। लंच के दौरान अखिल अथर्व से बोला, यह 3-3 फोन किस लिए लिए है तुमने। तो अथर्व बोलना, एक मेरा और एक ध्रुविका का और एक एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि यहाँ पर आकर लगभग 3 फोन शहीद हुए हैं मेरे, फिर मेरा फोन बंद रहने से सब गुस्सा होते हैं, स्पेशल ललित पापा। उन्हें तो अब तक कोई सपना आ चुका होगा कि मैं कोई कांड कर दिया है। तो मोनिका बोली, तुम कुछ ज्यादा ही उन सब से अटैच नहीं हो रहे हो, मतलब राकेश अंकल भी तो तुम्हारे पापा है। ये सुनकर अथर्व उसे रोकते हुए बोला, तुम्हें ये शादी करनी है ना। तो मोनिका ने हमें गर्दन हिलाई। तो अथर्व बोला, तो बस अपने काम से कम रखो, मेरे मामलों में ज्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गहरी खाई में कूदने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मोनिका चुप हो गई। वही अथर्व खाना खाने में लग गया। रागिनी और अखिल दोनों ने ही उन्हें देखा और फिर एक दूसरे को, फिर वह भी खाना खाने लगे। उसके बाद अखिल ने पहले दोनों बहनों को उनके घर उतारा और फिर घर की तरफ बढ़ गया। जब वह दोनों घर पहुंचे तो अखिल सोफे पर बैठ गया। मोहन जी ने उसे ऐसे देखा और बोले, कुछ ज्यादा ही थक गए हो। तो अखिल बोल, दादाजी मुझे आप अगर किसी खाई में कूदने के लिए कहोगे तो मैं कुछ जाऊंगा, लेकिन इस लड़की के साथ दोबारा कभी शॉपिंग पर नहीं जाऊंगा। इससे कितना परेशान किया है मुझे, जैसे कोई बच्चा करता है। मोहन जी ने अथर्व को देखा, जो आध्या, ध्रुविका, रजनी और आरती को अपनी शेरवानी दिख रहा था। फिर उसने ध्रुविका को फोन दिया, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो गई। फिर अथर्व ने दोपहर के नाम की झपकी ली तो सीधा शाम को आदित्य लोगों के शोर से ही खुली उसकी आंखें। उसने उठकर देखा तो सब परेशानी से राकेश के कमरे की तरफ जा रहे थे। मोहन जी को सीढ़ियां चढ़ना माना था। तब वह उनसे बोला, क्या हो गया जो इन लोगों ने इतना शोर मचा दिया है।
तो मोहन जी बोले तुम्हारी माँ बेहोश मिली है कमरे में इसलिए सब घबरा गए हैं। तो अथर्व वापस सोफे पर लेटे हुए बोला तो बेहोशी हुई है ना, ये लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वह मर गए हो। मोहन जी ने उसे गुस्से में घूर तभी अथर्व का फोन बज तो वह खुश होते हुए बोला प्रिया माँ का फोन आ गया। उसने फोन उठाया और अपने कमरे में चला गया। वही मोहन जी उसे देखते ही रह गए। मतलब एक तरफ आदित्य और बाकी सब जिसकी रोहिणी की तबीयत खराब होने से जान सुखी जा रही थी, वह अथर्व जी से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। अब आगे लगभग 1.5 घंटे बाद जब अथर्व अखिल लोगों के पास पहुंचा तो रागिनी मोनिका को पानी पिलाकर रिलैक्स करवा रही थी। अथर्व ने दूर से ये सब देखा और बोला साला देखा तो ऐसे रही है जैसे वहां इसका दम घुट गया हो और यह करने वाली हो। वह उनके पास पहुंचा और बोला इसे क्या हुआ, इसके हालात कैसे हो गई। तो अखिल बोला इसे किसी ने वॉशरूम में बंद कर दिया था, हम काफी देर से इसे ढूंढ रहे थे। मोनिका अथर्व के गले लग गए अचानक जिससे उसकी घड़ी जोर जोर से आवाज करने लगी। ये देखकर अखिल ने जल्दी से मोनिका को अथर्व से दूर कर दिया। यह उसके ऐसा करने से रागिनी और मोनिका दोनों ही हैरान हो गई। वही अथर्व का चेहरा भी सख्त हो गया था। तो अखिल बोला चलो हम लंच कर लेते हैं, फिर मैं तुम सबको घर छोड़कर ऑफिस पर जाऊंगा। खाना खाने का नाम सुनकर अथर्व कुछ शांत हो गया है और फिर वह सब लंच करने चले गए। लंच के दौरान अखिल अथर्व से बोला ये 3 फोन किस लिए लिए है तुमने। तो अथर्व बोला एक मेरा और एक ध्रुविका का और एक एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि यहाँ आकर लगभग 3 फोन शहीद हुए हैं मेरे। फिर मेरा फोन बंद रहने से सब गुस्सा होते हैं, स्पेशली ललित पापा। उन्हें तो अब तक कोई सपना आ चुका होगा कि मैं कोई कांड कर दिया है। तो मोनिका बोली तुम कुछ ज्यादा ही उन सब से अटैच नहीं हो रहे हो, मतलब राकेश अंकल भी तो तुम्हारे पापा है। तो अथर्व उसे बीच में रुकते हुए बोला तुम्हें ये शादी करनी है ना। तो मोनिका ने हाँ मैं गर्दन हिलाई। तो अथर्व बोला तो बस अपने काम से कम रखो, ज्यादा गहरी खाई में कूदने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और मेरे मामलों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। ये सुनकर मोनिका चुप हो गई। वही अथर्व खाना खाने में लग गया। रागिनी और अखिल दोनों ने ही उन्हें देखा और फिर एक दूसरे को, फिर वह भी खाना खाने लगे। उसके बाद अखिल ने पहले दोनों बहनों को उनके घर उतारा और फिर हवेली की तरफ बढ़ गए। जब वह दोनों हवेली पहुंचे तो अखिल सोफे पर बैठ गया। मोहन जी ने उसे ऐसे देखा और बोले कुछ ज्यादा ही थक गए हो। तो अखिल बोल दादाजी मुझे आप अगर किसी खाई में कूदने के लिए कहोगे तो मैं खुद जाऊंगा, लेकिन इस लड़के के साथ दोबारा कभी शॉपिंग पर नहीं जाऊंगा। इससे कितना परेशान किया है मुझे, जैसे कोई बच्चा करता है। मोहन जी ने अथर्व को देखा जो आध्या, ध्रुव का, रजनी और आरती को अपनी शेरवानी दिख रहा था। फिर उसने रुबिका को फोन दिया जिसे देखकर वह बहुत खुश हुई। फिर अथर्व ने दोपहर के नाम की जबकि ली तो वह सीधा शाम को आदित्य लोगों के शोर से ही खोल ली उसकी नींद। उसने उठकर देखा तो सब परेशानी कैसे राकेश के कमरे की तरफ जा रहे थे। मोहन जी को सीढ़ियां चढ़ना माना था तो वह उनसे बोला क्या हो गया जो इन लोगों ने इतना शोर मचा दिया। तो मोहन जी बोले तुम्हारी माँ बेहोश मिली है कमरे में इसलिए सब घबरा गए हैं। तो अथर्व सोफे पर लेटे हुए बोला तो बेहोशी तो हुई है, रिएक्ट तो ऐसे कर रहे हैं ये लोग जैसे वह मर गई हो। मोहन जी ने उसे गुस्से में घूर कर देखा तभी अथर्व का फोन बज तो वह खुश होते हुए बोला प्रिया माँ का फोन आ गया। उसने फोन उठाया और अपने कमरे में चला गया। वहीं मोहन जी उसे देखते रह गए। मतलब एक तरफ आदित्य और बाकी सब जिसकी रोहिणी की तबीयत खराब होने से जान सूख रही थी, वही अथर्व जिसे रति भर भी फर्क नहीं पड़ा था। कुछ देर में सब नीचे आ गए। वहीं आदित्य आध्या से बोला आध्या क्या हुआ है माँ को। तो आध्या बोली ज्यादा स्ट्रेस की वजह से और शायद उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है इसलिए वह बेहोश हो गई, उन्हें बुखार भी है, आपकी दवाएं मंगवा लीजिए। तो आयुष बोल मैं ले आता हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वहीं राधिका बोली माँ किस बात का स्ट्रेस ले रही है। तभी अथर्व सीढ़ियों की रेलिंग से फिसलते हुए नीचे आया और बोला दादी आज डिनर में क्या बनेगा। तो सभी उसे घूर कर देखने लगे। तो अथर्व ने आध्या को इशारे से अपने पास बुलाया तो वह उसके पास चली गई। तो वह उसे बोला क्या हुआ, कहीं वह औरत कोई खुशखबरी तो नहीं दे रही। अथर्व की बात सब ने सुनी, राकेश वहां नहीं था। तभी आदित्य गुस्से में बोला तुम पागल हो, पता भी है क्या बकवास कर रहे हो। तो अथर्व बोला तो फिर क्या वह औरत मरने वाली है। तो मीनल जी उसे डांटते हुए बोली अथर्व तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो मत बोलो, वह माँ है तुम्हारी। तो अथर्व वाला दादी प्लीज छोड़ो, आज शिनचैन की बंगाली 2 जंगल मूवी आ रही है तो मैं वही देखूंगा। अथर्व वहां से टीवी के सामने जाकर बैठ गया। किया भी आदित्य की गोद से फिसलते हुए उतर गए और उसके पास जाकर बैठ गई। सब ने निराशा में अपना सर हिला दिया। जब डिनर का टाइम हुआ तो अथर्व अपनी प्लेट लेकर टीवी के सामने ही बैठ गया क्योंकि मूवी खत्म नहीं हुई थी। वही आरती रोहिणी के लिए खाना लेकर गई थी तो रोहिणी ने खाना खाने से मना कर दिया। तो राकेश ने भी कोशिश की उसे खाना खिलाने के लिए लेकिन रोहिणी ने मना कर दिया कि उसे भूख नहीं है। तो राकेश गुस्से में बाहर आ गया। तो आदित्य बोल लो मुझे दो, मैं एक बार कोशिश करके देखता
हूँ तो आरती ने उसे पेट थमा दी। आदित्य कमरे में गया तो रोहिणी बेड पर लेटी हुई थी। वह आदित्य को देखकर बैठ गई और बोली, मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम सब क्यों परेशान हो रहे हो? तो आदित्य बोल, माँ क्या आप अथर्व की वजह से खाना नहीं खा रही? तो रोहिणी बोली, नहीं आदित्य ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा मन नहीं कर रहा। तो आदित्य बोल, मुझे पता है माँ, आपकी तबीयत खराब होने के पीछे की वजह जरूरत है वही है, उसने आपसे कुछ कहा है क्या? तो रोहिणी बोली, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तो आदित्य बोल, नहीं वह नीचे आना ऑप्शन आप बक रहा था कि आप करने वाली तो नहीं है वगैरह वगैरह। अच्छा हुआ पापा ने नहीं सुना वरना फिर झगड़ा हो जाता उन दोनों का। आप प्लीज खाना खा लीजिए नीचे अथर्व को छोड़कर किसी ने भी खाना नहीं खाया और जिसकी वजह से आप नहीं खा रही वह तो मजे से टीवी देखते हुए खाना खा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बीमार हो। रोहिणी की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए। तो आदित्य बोल, माँ क्या वही आपका बेटा है? मैं राधिका आयुष, हमसे आपको कोई मतलब नहीं है। जो आप उसकी वजह से यहाँ भूखी बैठी है उसके साथ गलत हुआ है, मानता हो तो क्या आप अब हमारे साथ भी गलत करेगी? मैं थक गया हूँ माँ, आपके और पापा की जिम्मेदारी संभालते हुए मुझे भी तो आप दोनों की जरूरत महसूस होती है। पापा अपने काम में मसरूफ रहे हैं हमेशा और आप उनमें। अथर्व छोटा है, मुंह खोलकर शिकायत करता है सबके सामने। किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा और मैं मेरा ध्यान किसने रखा है? बुखार हो गया तो आप दवाई दे देती थी, इसके अलावा क्या ध्यान रख पाए हैं आप मेरा? जब आयुष होने वाला था तब से मैं अपने काम खुद करता आया हूँ और सभी भाई बहनों को अपने साथ रखकर उन्हें संभालता आया हूँ। अथर्व के जाने के बाद आप भी अपने में ही घूम रहने लगी थी। मैं कहता नहीं हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे आपका और पापा का प्यार नहीं चाहिए। पापा तो सिर्फ अपने काम से प्यार करते हैं, लेकिन आप तो अपना प्यार हमें दिखा सकती है। आदित्य ने कुछ सांस ली और फिर बोला, तो चलिए खाना खाए और ठीक होकर हम पर अपना प्यार भर भर लुटाए, इतना कि अथर्व को हमसे जलन हो जाए। चलिए और बात बात पर रोया मत कीजिए, वह आपसे इसलिए चीखता है कि आप बात बात पर रोती रहती है। रोहिणी ने आदित्य का गाल प्यार से सहलाया और बोली, इतनी शिकायत जब थी तुझे तो पहले क्यों नहीं कहा था कभी? तो आदित्य बोल, अथर्व से सीख रहा हूँ, आपने देखा नहीं है क्या वह अक्षत और बाकी सब दोस्तों और उनके पेरेंट्स से कैसे तुरंत छड़ने लगता है और वह सब भी उसकी बात मान जाती है। अब आप खाना खाए, मेरे हाथों से खाकर देखिए, आपने तो कभी बचपन के बाद से खिलाया नहीं है। तो रोहिणी बोली, बस अब ज्यादा नौटंकी मत कर, तुम पर यह सब सूट नहीं करता। अथर्व तो बहुत क्यूट लगता है ऐसी नौटंकी करते हुए। आदित्य रोहिणी को खाना खिलाकर आ गया तो सब ने खाना खाया। वही अथर्व को अक्षत ने फोन करके बता दिया था कि वह आज नहीं आएगा, तो अथर्व बने आध्या के साथ सोने का मन बना लिया था। रात में अथर्व आध्या के कमरे में गया तो वह किसी सच में घूमती, उसे पता ही नहीं चला कि अथर्व उसके कमरे में है। अथर्व शरारत से उसकी तरफ बढ़ा और उसके पेट पर गुदगुदी करके दूसरी तरफ मुंह करके हंसने लगा। जब उसने एक बार फिर गुदगुदी करके आधे की तरफ देखा तो आध्या उसे भूखी बिल्ली की तरह घूर रही थी। तो अथर्व बोला, ऐसा ना, मुझे तुम घूरो। फिर वह उसके ऊपर से कूदते हुए उसकी दूसरी तरफ आकर लेट गया और बोला, क्या सोच रही थी? तो आध्या बोली, क्या आंटी की तबीयत हमारी वजह से खराब थी? तो अथर्व बोला, उसे औरत के बारे में मत सोचो, मेरे बारे में सोचो बस। और आज अक्षत नहीं आएगा तो आज मैं यही सो जाऊंगा। अथर्व में अध्याय की कमर में बाजू लपेट ली और उसे किस करने के लिए वह आगे बढ़ाया ही था कि तभी कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आए। आध्या चौंक गई और अथर्व से बोली, शायद कोई कमरे में आ रहा है, जल्दी भागो। उसने अथर्व को हड़बड़ी में बैठकर नीचे धकेल दिया तो अथर्व गुस्से में बैठकर नीचे के खीसक गया। आध्या के कमरे के दरवाजे पर नोक हुआ तो आध्या ने आ जाओ कहा। तभी आदित्य किया को लेकर आ रहा था। वह बोला, सो गई थी क्या आध्या तुम? तो अध्याय बोली, नहीं जीजू, बस सोने जा रही थी। तो आदित्य बोला, तुम्हारा बुखार ठीक है ना? तो आध्या ने हाँ कहा। वही नीचे अथर्व उसकी बातें सुनकर आड़े टेढ़े मुंह बना रहा था। तो आदित्य किया को उसके पास सुलाते हुए बोला, माँ बीमार है तो आज तुम इसे अपने पास बुला लो। वह चलते हुए इस तरफ पहुंच गया था जिस तरफ अथर्व छिपा हुआ था। अथर्व को उसके पैर दिखाई दे रहे थे, वह तो उसे शरारत सूझी। उसने जोर से आदित्य के पांव पर चुटकी काट दी जिसे आदित्य बुरी तरह से डर गया और अपना पैर पकड़कर मसलने लगा। अथर्व को बहुत हंसी आई तो वह मुंह दबाकर हंस रहा था। वही आध्या की जान सूख गई और वह चौंकते हुए आदित्य को देखने लगी। तो आदित्य बोला, नीचे कुछ है क्या? आध्या ये सुनकर आध्या की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वही आदित्य नीचे झुककर देखने लगा। अब आगे रात में अथर्व आध्या के रूप में गया तो वह किसी सच में घूमती, उसे पता ही नहीं चला कि अथर्व उसके कमरे में है। अथर्व शरारत से उसकी तरफ बढ़ा और उसके पेट पर गुदगुदी करके दूसरी तरफ मुंह करके हंसने लगा। जब उसने एक बार फिर गुदगुदी करके अयोध्या की तरफ देखा तो आध्या उसे भूखी बिल्ली की तरह घूर रही थी। तो अथर्व बोला, ऐसे ना, मुझे तुम घूरो।
फिर वह उसके ऊपर से कूदते हुए दूसरी तरफ आकर लेट गया और बोला, क्या सोच रही थी? तो आध्या बोली, क्या आंटी की तबीयत हमारी वजह से खराब हुई है? तो अथर्व बोला, उसे औरत के बारे में मत सोचो, मेरे बारे में सोचो बस। और आज अक्षत नहीं आएगा तो आज मैं तो यही सोऊंगा। अथर्व ने आध्या की कमर में बाजू वाला वीडियो और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई तो आध्या चौंक गई और अथर्व से बोली, शायद कोई कमरे में आ रहा है, जल्दी से भागो यहाँ से। उसने अथर्व को हड़बड़ी में बेड से नीचे धकेल दिया तो अथर्व गुस्से में बैठकर नीचे खिसक गया। आध्या के कमरे के दरवाजे पर नोक हुआ तो आध्या ने आ जाओ कहा। तभी आदित्य किया को लेकर आ रहा था। वह बोला, सो गई थी क्या आध्या तुम? तो आध्या बोली, नहीं जीजू, बस सोने जा रही थी। तो आदित्य बोला, तुम्हारा बुखार ठीक है ना अब? तो आध्या ने कहा, जी जीजू वही नीचे। अथर्व उसकी बातें सुनकर आड़े टेढ़े मुंह बना रहा था तो आदित्य किया को उसके पास सुलाते हुए बोला, माँ बीमार है तो आज तुम इसे अपने पास सुला लो। वह चलते हुए इस तरफ पहुंच गया जिस तरफ अथर्व छुपा हुआ था। अथर्व को उसके पैर दिखाई दे रहे थे तो उसे शरारत सूझी। उसने जोर से आदित्य के पांव में चुटकी काट दी जिसे आदित्य बुरी तरह से डर गया और अपना पैर पकड़कर मसलने लगा। अथर्व को बहुत हंसी आए और वह मुंह दबाकर हंसने लगा। वही आध्या की जान ही सूख गई और वह चौंकते हुए आदित्य को देखने लगी तो आदित्य बोला, नीचे कुछ है क्या आध्या? ये सुनकर आध्या की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वही आदित्य नीचे झुककर देखने लगा। आदित्य ने बेड के नीचे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वह आध्या से बोला, तुम्हारे कमरे से वह चूहा भाग नहीं क्या अब तक? तो आध्या अपने चैन की सांस लेते हुए कहा, पता नहीं जीजू, मुझे तो दोबारा दिखाई नहीं दिया। तो आदित्य बोल, क्या बात, मुझे ही धोखा हो रहा हो, शायद कोई मच्छर था। एनीवे तुम सो जाओ, गुड नाइट, इतना कहकर देती है वहां से चला गया। आदित्य के जाने के बाद अथर्व पेड़ के सिरहाने के पीछे से निकाल कर आया और बोल, परी तो सो रही है, पर अगर हमें बीच रोमांस में परेशान किया तो? वही आध्या ने उसके सीने में मुक्का मार और बोली, वह सब क्या था? अगर जीजू तुम्हें देख लेते? तो अथर्व से गोद में उठाते हुए बोला, तो वह जानता है हमारे बारे में कुछ नहीं कर पाता वह, चलो सोफे पर चलते हैं। तो आध्या बोली, अगर किया नीचे गिर गई तो अथर्व बोला, डोंट वरी, मैं तो क्या लगा दिया है उसके आसपास। अथर्व ने आध्या को सोफे पर लेटा है और अपनी टी शर्ट उतार कर फेंक दी। जब आध्या अपने शर्ट उतारने लगी तो अथर्व ने उसे रोकते हुए कहा, मैं उतारूंगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। जैसे आध्या में सुबह लव बाइट दी थी वैसे ही आध्या के गर्दन पर उसने भी लव बाइट दी। दोनों के शरीर बुरी तरह से गर्मी हो थे। अथर्व आध्या को उठाकर वॉशरूम में ले गया। कुछ देर बाद दोनों ही फ्रेश होकर किया के पास आकर लेट गए। आध्या अथर्व से बोली, आज तुम भी एक्साइटेड लग रहे थे। तो अथर्व बोला, जब से मुझे अपनी फीलिंग्स पता चली है तो मेरा भी मन करने लगा है। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए शादी का लहंगा खरीद लिया है, शादी वाले दिन वही पहनना तुम। तो आध्या बोली, अगर जैसे आज रोहिणी आंटी ने हमें देखकर रिएक्ट किया वैसे ही शादी वाले दिन सब ने, मतलब दादी ने भी किया तो अथर्व बोला, थोड़ा गुस्सा तो करेगी वह, और फिर मैं पूरा कच्चा चिट्ठा भी तो खोलूंगा। मोनिका और उसके बाप का फिक्र मत करो, दादी को मेरी खुशी से मतलब है, अब तुम सो जाओ। अथर्व ने उसे किस किया और किया के बीच में लेटा कर सो गया। अगले दिन सुबह अथर्व 5 बजे उठकर अपने कमरे में सो गया। उसने कुछ देर बाद किया रोने लगी तो आध्या उसे उठाकर नीचे आदित्य के कमरे में ले गई क्योंकि वह सुबह एक बार तो अपनी माँ का दूध ही पीती थी। आरती ने किया को लिया और उसे दूध पिलाते हुए बोली, आध्या जाते हुए वह ब्लैंकेट दे दो, इसे सुलह कर उड़ा दूंगी। तो आध्या ने उसे वह दे दिया। उसके बाद आध्या पानी पीने किचन में आए तो रोहिणी पहले से वहां थी। पहले तो उसे देखकर आध्या ये ठीक ठाक गई और फिर बोली, आंटी आपकी तबीयत कैसी है अब? तो रोहिणी बोली, अब मैं ठीक हूँ। आध्या पानी पीकर जाने लगी तभी रोहिणी उसे रोकते हुए बोली, आध्या। आध्या ने पीछे मुड़ी तो रोहिणी बोली, मोनिका के बारे में कैसे जानती हो तुम सब? तो आध्या बोली, जी मैं ही उसे दिन हॉस्पिटल में उसे देखा था जिस दिन वह अबॉर्शन करवाने आई थी। जब मुझे पता चला था तब तक आधे से ज्यादा काम हो चुका था, वरना मैं उसे रोक लेती। मैं उसे दिन अथर्व को बता दिया था। मेरे और अथर्व के अलावा अक्षत, लक्ष्य और उसके पेरेंट्स और अथर्व के बाकी दोस्त भी सब जानते हैं। आंटी मोनिका बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। उसने पहले अथर्व के दोस्त वंश को धोखा दिया था जिसका बदला लेने के लिए अथर्व उससे शादी करने वाला था, लेकिन उसके अबॉर्शन करवाने की वजह से वह उससे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगा है। और प्लीज किसी को भी मत बताया इस बारे में, वरना अथर्व आप पर फिर गुस्सा होगा। इतना कहकर आध्या वहां से चली गई। वही रोहिणी ने पहले मंदिर में लगने वाला भोग तैयार किया और फिर सभी बच्चों की पसंद के नाश्ते की तैयारी करने लगी। नाश्ते के वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जब सबको नाश्ता सर्व किया गया तो आदित्य, आयुष और राधिका खुश हो गए क्योंकि आज उन बातों की पसंद का नाश्ता भी बना था। रोहिणी ने खुश होकर सबको सर्व किया। अथर्व को मीनल जी ने पराठे दिए। अथर्व जानता था कि सब कुछ रोहिणी ने बनाया है, लेकिन उसकी तीनों मानों ने उसे खाने का अपमान करना नहीं सिखाया था और अब तक रोहिणी ने न जाने क्या क्या उसके लिए बनाया था, जिसे मीनल जी और आरती मैंने बनाया है कहकर अथर्व को खिला भी चुकी थी।
तभी अथर्व बोला, जहर तो नहीं डाल दिया ना मेरे पराठा में? तो आदित्य उसे घूरते हुए बोला, अथर्व खाना है खाओ वरना भाड़ में जाओ। अथर्व ने राकेश की तरफ देखकर नकली हंसी हंस दी और आदित्य से बोल, ज्यादा मत मत फड़ो वरना चुटकी की जगह पूरा पैर काट दूंगा। और वह भी अपने दांतों से। आदित्य को जैसे ही समझ आया कि वह रात की बात कर रहा है, वो उठकर चिल्लाते हुए बोला, इसका मतलब वह मच्छर तुम थे? तो अथर्व बोला, और वह चूहा भी। ये सुनकर आदित्य की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वही किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब लोग तो इसी में खुश हो रहे थे कि अथर्व सबके साथ बातें कर रहा है। तभी आध्या भी जल्दी जाकर वहां टेबल पर बैठ गई और बोली, सॉरी मैं लेट हो गई। वही आदित्य आध्या को घूरने लगा। अथर्व हंसते हुए पराठे खा रहा था। तभी आध्या ने देखा कि आदित्य उसे घूर रहा है तो वह बोली, जो क्या हुआ? तो अथर्व हंसते हुए बोला, वह बस उसे चूहे के बारे में और मच्छर के बारे में पता चल गया है जो तुम्हें आजकल परेशान कर रहा है। ये सुनकर आध्या ने झेपते हुए आदित्य को देखा और फिर अथर्व को घूरने लगी। तभी अक्षत भी आता हुआ दिखाई दिया तो अथर्व ने उसे वहीं बैठा लिया। उसने भी साथ ही नाश्ता कर लिया और ऊपर कमरे में चला गया। आध्या हॉस्पिटल जाने के लिए निकलने लगी तो अथर्व बोला, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, मुझे कुछ काम भी है, आज रुको 2 मिनट में आता हूँ। अथर्व इतना कहकर जल्दी से कमरे में गया और कबाड़ से अपना वॉलेट और गन भी ले ली। उसने झांक कर देखा तो अक्षत सो रहा था। वह जल्दी से कमरे से निकल गया। जब वह नीचे आए तो आज वही बैठी उसका वेट कर रही थी। वह दोनों जल्दी से वहां से निकल गए। अब आगे नाश्ते के वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जब सबको नाश्ता सर्व किया गया तो आदित्य, आयुष और राधिका खुश हो गई क्योंकि आज उन पांचों की पसंद का नाश्ता भी बना हुआ था। रोहिणी ने खुश होकर सबको नाश्ता सर्व किया। अथर्व को मीनल जी ने पराठे दिए। अथर्व जानता था कि सब कुछ रोहिणी ने बनाया है, लेकिन उसकी तीनों माँ ने उसे खाने का अपहरण करना नहीं सिखाया था और अब तक रोहिणी ने न जाने क्या क्या उसके लिए बनाया था, जिसे मीनल जी और आरती मैंने बनाया है कहकर अथर्व को मिला भी चुकी थी। तभी अथर्व बोला, जहर तो नहीं डाल दिया ना मेरे पराठे में? ये सुनकर आदित्य उसे घूरते हुए बोला, अथर्व खाना है खाओ वरना भाड़ में जाओ। अथर्व ने राकेश की तरफ देखकर नकली हंसी हंसती और आदित्य से बोल, ज्यादा मुंह मत फाड़ो वरना चुटकी की जगह पूरा पैर काट दूंगा। और वह भी अपनी दांतों से। आदित्य को जैसे ही समझ आया कि वह रात की बात कर रहा है, वो उठकर चिल्लाते हुए बोला, इसका मतलब वह मच्छर तुम थे? तो आदित्य बोल, और वह चूहा भी? आदित्य की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वही किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब लोग तो इसी में खुश हो रहे थे कि अथर्व सबके साथ बातें कर रहा है। तभी आध्या भी जल्दी आकर टेबल पर बैठ गई और बोली, सॉरी मैं लेट हो गई। तभी आध्या ने देखा कि आदित्य उसे घूर रहा है तो वह बोली, जीजू क्या हुआ? तो अथर्व हंसते हुए बोला, वह बस उसे चूहे के बारे में और मच्छर के बारे में पता चल गया है जो तुम्हें आजकल परेशान कर रहा है। ये सुनकर उसने झेपते हुए आदित्य को देखा और फिर अथर्व को घूरने लगी। तभी अक्षत भी आता हुआ दिखाई दिया तो अथर्व ने उसे वहीं बैठा लिया। उसने भी नाश्ता साथ ही कर लिया और ऊपर कमरे में चला गया। आध्या हॉस्पिटल जाने के लिए निकलने लगी तो अथर्व बोला, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, मुझे कुछ काम भी है, आज रुको मैं 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर अथर्व जल्दी से कमरे में गया और उसके कपबोर्ड से वॉलेट और गन भी ले ली। उसने झांक कर देखा तो अक्षत सो रहा था और वह जल्दी से कमरे से निकल गया। जब वह नीचे आए तो आद्या वहीं बैठी उसका वेट कर रही थी। वह दोनों जल्दी से वहां से निकल गए। अथर्व ने आद्या को अस्पताल छोड़ और खुद वेदांत के पास होटल में चला गया। उसने आद्या का लहंगा वगैरह एक बैग में रखवा दिया जो वह शादी वाले दिन ही लेने वाला था। फिर वह वेदांत के साथ ही एक गाड़ी और लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अथर्व ने सबको पिक किया और होटल के लिए निकल गया। उसकी गाड़ी में निर्भय, नितिन, नायरा और निया थे। वही अभिनव, समर और खुशबू वेदांत की गाड़ी में थे। सब होटल पहुंचे तो अथर्व ने उन्हें कमरे दिखा दिए तो निर्भय बोलकर, महीने भर के लिए कोई फ्लैट नहीं मिल सकता क्या? ऐसे होटल में हम पूरी प्लानिंग नहीं कर सकते? तो अथर्व बोला, मुझे भी पता है, ये सब मैंने देखा हुआ है। एक फ्लैट हॉस्पिटल के पास है, चलेगा ना? तो सब ने हाँ बोल दिया। तो अथर्व वेदांत कौन से मिलते हुए बोला, मेरी एब्सेंस में तुम सब कुछ इस मेरे असिस्टेंट से शेयर कर सकते हो। 2 दिन में तुम सबके साथ रह पाऊंगा, फिर मेरी शादी है तो 5-6 दिन उसमें निकल जाएंगे तुम सबको। अगर ज्यादा जरूरी कुछ डिस्कस करना हो तो वेदांत के साथ घर आ सकते हो। और मेरा भाई और दोस्त आगे बचे तो उनसे तुम सब होम मिनिस्टर की रिलेटिव बनाकर मिलोगी जो मेरे दोस्त है और यहाँ मुंबई घूमने आए हैं। तो सब ने हाँ में सर हिलाया। तो अथर्व ने सबको रेस्ट करने को कहा और बोला, मैं कल सुबह 10 बजे आऊंगा, फ्लैट पर चलने के लिए रेडी रहना और अब तुम सब लोग आराम करो। फिर अथर्व वेदांत के कमरे में आया और बोला, जहां विसर्जन होगा वहां के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो आजकल में। और उसके बाद अथर्व ललिता जी के पास चला गया जो आज घर पर अकेली बोर हो रही थी।
अथर्व को देखकर वह खुश हो गई और बोली, आज कैसे भटक गया रास्ता। तो अथर्व बोला, मैं आज ही आ रहा हूँ, उसके बाद 5-6 दिन तक मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा, तो आज ही आप मुझे ढेर सारी चीज बनाकर खिला दो। तो ललिता जी बोले, अच्छा बता क्या खाएगा। तो अथर्व बोला, आलू गोभी के साथ चावल और रायता। तो ललिता जी गोभी ले आए और वही उसके पास बैठकर कटने लगी। तो अथर्व बोला, वह चुड़ैल नहीं दिख रही। तो ललिता जी बोलिए, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गई है, वही उसे दिन जो घर आई थी उसके साथ। तो अथर्व ने हमें सर हिलाया और बोला, मैं मदद करूंगी काटने में। कहकर अथर्वा ने चाकू उठा लिया। ललिता जी आलू छिल रही थी, उन्होंने तुरंत उसके हाथ से चाकू छीनते हुए कहा, नहीं हाथ कट जाएगा। तो अथर्व जीत करने लगा कि वह भी सब्जी काटेगा। तभी ललित जी और लक्ष्य भी वहीं आ गए और अथर्व का खुला हुआ मुंह देखकर वह हंसने लगे। तो लक्ष्य बोला, क्या हुआ, माँ ने डांट दिया क्या। तो ललिता जी बोली, सब्जी काटने में मजा आता होगा, यही सोच रहा है ये लड़का। ललिता छूट कर वहां से किचन में चली गई। वही ले लीजिए। अथर्व से बोल, बंदर सब्जी काटने और आदमी काटने में काफी फर्क होता है। आज जब तक लंच बनता है हम लूडो खेलते हैं। उसके बाद वह तीनों लूडो खेलने लगे। जब भी अथर्व हारने लगता है तभी चिल्ला चिल्ला कर सारी गिट्टी पर हाथ मारकर उन्हें मिक्स कर देता। कुछ देर बाद वह सब बैठे लंच कर रहे थे। ललित जी बोले, तुम्हारे बाप अब तो तुझे नहीं चिढ़ता ना। तो अथर्व बोला, नहीं अब नहीं चलता। उल्टा उसके अंदर अब मेरा बाप बनने की ललक बढ़ गई है। पहले तो मैं उसे फूटी आंख नहीं सुहाता था और अब मेरा बेटा कहने लगा है। और वह उसकी बीवी भी कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही थी। कल उसे अच्छे से सुनाया मैं और फिर वह रात को फेल भरकर बिस्तर में गिर गई। बाद इरिटेशन होता है मुझे इन दोनों पति पत्नी को देखकर। अथर्व मुंह बिगाड़ कर बोला और खाना खाने लगा। ललिता जी ने कुछ नहीं कहा, वह कभी भी अथर्व के हवेली में रहने के फेवर में नहीं थी। तभी अथर्व वह बोला, परसों हल्दी का ड्रामा होने वाला है, आप दोनों आओगे ना। अब आगे सब लोग बैठे लंच कर रहे थे। ललित जी बोले, तुम्हारा बाप अब तो तुझसे नहीं चिढ़ता ना। तो अथर्व बोला, नहीं अब वह चीता नहीं है, उल्टा उसके अंदर अब मेरा बाप बनने की ललक बढ़ गई है। पहले तो मैं उसे फूटी आंख नहीं सुनता था और अब मेरा बेटा कहने लगा है। वह उसकी बीवी भी कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही थी। कल उसे अच्छे से सुनाया मैं और फिर वह रात को बेहोश होकर बिस्तर में गिर गई। बड़ा इरिटेशन होता है मुझे इन दोनों पति पत्नी को देखकर। अथर्व मुंह बिगाड़ कर बोला और खाना खाने लगा। ललिता जी ने कुछ नहीं कहा, वह कभी भी अथर्व के हवेली में रहने के फेवर में नहीं थी। तभी अथर्व बोला, परसों हल्दी का ड्रामा होने वाला है, आप दोनों आओगे ना। तो ललिता जी बोली, नहीं हम शादी वाले दिन आएंगे और अगर तूने सच में यह शादी की ना तो मैं वहीं पर तेरी टांगे तोड़ दूंगी, बता रही हूँ मैं तुझे। उसके बाद ललित जी वहां से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए और अथर्व लक्ष्य के पेट पर सर रखकर लेट उससे बातें कर रहा था। वह उसे बोला, और बातचीत हो रही है ना ध्वनि से। तो लक्ष्य बोला, हाँ वैसे वंश आजकल कुछ गुमसुम सा रहने लगा है और अमन भी बेवकूफ भारी हरकतें करता है। परसों रात को कुत्ता मुझे ही किस कर रहा था नींद में। अमन के बारे में सुनकर अथर्व हंसने लगा और बोला, वंश तो है ही परेशान आत्मा, रुक अभी उससे फोन करता हूँ। इतना कहकर उसने वंश को फोन लगा दिया। वहीं दूसरी वंश अपने कमरे में पड़ा हुआ फोन स्क्रॉल कर रहा था। जब अथर्व का फोन आया उसने फोन उठाया तो अथर्व बोला, और वंशराज क्या कर रहा है। तो वंश बोल, बस पड़ा था ऐसे ही, तू बता। तोहर को बोला, परसों शाम को तेरी मोनिका को हल्दी लगेगी, आ जाना दोपहर तक, समझा। तो वह हंस बहाना बनाते हुए बोला, मैं क्या करूंगा, वहां जाकर अमन आ जाएगा, मेरा मन नहीं कर रहा आने का। तो अथर्व बोला, क्या तू आज भी उसे लड़की के लिए कुछ महसूस करता है जो बहाने बना रहा है तू। वंश बोला, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अथर्व बोला, कैसा है यह मैं तेरा मुंह तोड़कर बताऊंगा, अगर नहीं आए तो मुझे हल्दी बाद में लगेगी, पहले मैं तुझे वहीं आकर लाल करूंगा, इसलिए चुपचाप परसों दोपहर को मुझे तू हवेली में मिलना चाहिए, समझा। इतना कहकर अथर्व मैंने फोन काट दिया और फिर बोला, कुछ तो गड़बड़ है। तभी लक्ष्य बोला, हाँ पता लगाना पड़ेगा। अथर्व शाम तक लक्ष्य के पास ही रहा और फिर आध्या को लेकर हवेली के लिए निकल गया। डिनर के टाइम भी रोहिणी ने सबकी पसंद का खाना बनाए तो अथर्व का मुंह बन गया, परसों से तुम्हारा घर से निकलना बंद। फिर अध्याय को अस्पताल को और छोड़ने जाएगा। तो अथर्व बोला, वह भी शादी तक छुट्टी ले लेगी। तभी आधे बोली, नहीं ले सकती, आजकल बीमारी के केस ज्यादा बढ़ गई है, शादी वाले दिन छुट्टी ले लूंगी। तो अक्षत बोला, मैं उसे छोड़ने और लाने का काम कर दूंगा। तो अथर्व ने हाँ कह दिया और फिर उसके बाद उसने थोड़ी देर टीवी देखा और उसके बाद सब सोने चले गए। आज अथर्व ने आध्या को परेशान नहीं किया। अगले दिन सुबह सब नाश्ता कर रहे थे जब राकेश बोल, हल्दी की रस्म कल यही हवेली में होगी, बाकी मेहंदी और संगीत
मेहता द्वारा बुक किए हाल में होगा तो परसों शब्द दोपहर को ही वही शिफ्ट हो जाएंगे। दादी आप तो कह रही थी कि अखिल और मुझे हल्दी के बाद हवेली से बाहर नहीं निकलना है, तो क्या मेहंदी और संगीत हम दोनों के बिना होगा? फिर अथर्व चिल्लाते हुए बोला, मैं इस लड़के के साथ यहाँ अकेला नहीं रहूंगा। उसके पास सुनकर पूरे डाइनिंग टेबल पर हंसी का गुब्बारा फूट गया। सब लोग हंस हंस कर पागल हो गई। अखिल का मुंह बन गया और वह बोला, हाँ और शादी भी हम दोनों के बिना ही हो जाएगी, पागल कहीं का। फिर वह आगे बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, और तुमने सुना नहीं बड़े पापा ने सब लोग कहा है कि परसों दोपहर को वहां सेट हो जाएंगे सब लोगों में मैं और तुम भी आते हो? तो अथर्व बोला, वह मुझे लगा कि हम वहां नहीं जाएंगे। फिर वह अच्छा से बोला, तुम कल हल्दी से पहले ही आ जाना, छोड़ो मैं खुद तुम्हें ले आऊंगा। आध्या ने राकेश और आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य बस उसे देख रहा था, लेकिन राकेश पूरी तरह घूर रहा था। जो रोहिणी ने भी देखा उसे हैरानी हो रही थी कि राकेश ने आध्या से अब तक कुछ भी नहीं कहा, शायद अथर्व की वजह से। उसके बाद अथर्व आध्या को लेकर हॉस्पिटल चला गया। उसने वेदांत से भी पूरी टीम को फ्लैट पर लेकर आने के लिए कहा था। हाथियों को छोड़कर वह भी वही चला गया। अथर्व वेदांत से बोला, तुम्हारे पास इस पूरी मुंबई शहर का मैप है? तो एक बड़ा सर में टेबल पर फैलाया और बोला, सर, जुहू बीच, गेट्स ऑफ इंडिया, हाजी अली दरगाह, गिरगांव चौपाटी, वर्सोवा इन 5 जगह पर विसर्जन के वक्त सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तो अथर्व निर्भय से बोला, कल ये लड़कियां यही रह लेगी, तुम चारों लड़के भी दांत के साथ इन सभी जगह के पास वाले रेलवे स्टेशन पर उनके हेड को अच्छे से समझाओ। और बम वगैरह का नाम मत लेना, बस उससे कहना कि अगर उन्हें रेलवे स्टेशन पर या फिर दिल में कोई भी संदिग्ध के व्यक्ति दिखे जिस पर शौकों से पकड़ ले, और तुम सब जाकर उनसे पूछताछ करोगे। उनसे कहना कि बच्चों तक को बिना चेकिंग किया ना आने जाने दिया जाए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो सबने हाँ में सर हिलाया। तो अथर्व लड़कियों से बोल, तुम तीनों चाहो तो कल मेरी हल्दी में आ सकती हो। तीनों लड़कियां खुश हो गई। फिर अथर्व निर्भय से बोला, और तुम सब भी शाम को वहीं आकर मुझे सब अपडेट दे सकते हो। उसके बाद अथर्व ललिता जी के यहाँ चला गया। वह शाम तक वही रहा, फिर आध्या को लेकर घर चला गया। घर में आकर अथर्व सोफे पर फैल गया। राकेश, रंजीत और बाकी सब लोग बैठे चाय पी रहे थे। रोहिणी एक और चाय का कप लिए वहां खड़ी थी। वह सोच रही थी कि शायद अथर्व ले ले, तो मीनल जी अथर्व से बोली, अथर्व बेटा चाय लोगे? तो अथर्व ने गर्दन उठाकर देखा तो रोहिणी खड़ी थी ट्रे लेकर। अथर्व मुंह बिगड़कर बोला, नहीं दादी, मुझे चाहिए, काफी कुछ नहीं चाहिए। फिर रोहिणी को सुनते हुए, मेरी माँ ने शाम को मेरा पेट पूरा गले तक भर दिया था खिला खिला कर, भूखी थोड़ी घर से निकलने देती मुझे। ये सुनकर रोहिणी का चेहरा उतर गया। तो रंजीत बोला, वह लोग हल्दी में तो आएंगे ना कल? राकेश और मोहन जी ने उसे घूर कर देखा तो अथर्व बोला, नहीं आएंगे वह, और ना आए अच्छा ही है, वरना ललिता माँ ने मोनिका को गोलियों से भून देना है। वह लोग सीधा शादी में ही आएंगे। ड्रामा देखना मतलब शादी देखना। उसके बाद सपना शांति से डिनर किया। अथर्व थोड़ा बहुत खाकर उठ गया तो अक्षत ने उसे कम खाने का कारण पूछा तो वह अथर्वा ने कहा कि उसने शाम को नूडल्स खाए थे और वह भी जी भर के, तो अक्सर थी उसे जाने दिया। अथर्व किया को लेकर टीवी के सामने जाकर लेट गया और कार्टून लगाकर दोनों ही उसमें मग्न हो गए। वही उसे कार्टून देखकर आयुष बोला, ये छोटा बच्चा है कि जो हर वक्त कार्टून देखता है? तो अक्षत बोला, जब बच्चा था तब उसने अपना बचपन नहीं किया तो अब जी रहा है, और अच्छा ही है यह एक्शन मूवीज ना देखे, वरना फिर वह सब एक्शन ही अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करता है और खुद को खतरे में डालने से पीछे नहीं हटा। कम से कम ये फनी कार्टून देखकर चेहरे पर मुस्कान तो रहती है इसके। रात को अथर्व आध्या के कमरे में गया तो किया आज का है नहीं थी, लेकिन आध्या के पेट में दर्द था, शायद पीरियड्स का था। तो अथर्व ने उसे परेशान नहीं किया और बोला कि वह कल छुट्टी ले, तो आध्या ने हाँ कह दिया। उसके बाद वह अपने कमरे में आ गया। अक्षत लक्षिता से बात कर रहा था। अथर्व को आते देखा, वह बोला, चलो फिर राक्षस आ गया, मैं फोन रखता हूँ। फिर वह अथर्व से बोला, आज मैंने तुम्हें गाड़ी में एयरपोर्ट ज्यादा देखा और तेरा पीछा भी किया, अब बाकी सब तो खुद बताएगा या फिर ललित अंकल के सामने सब उगलेगा? तो अथर्व उसे घूरते हुए बोला, तू मेरी जासूसी करेगी कुत्ते? उसके बाद उन दोनों में जमकर हल्के हाथ पर चले। आखिर में अथर्व ने अपना बड़ा हथियार उसे किया। उसने अक्षत का हाथ काट लिया, जिससे वह काफी देर तक बेड पर मसलते रहा और उसे धमकाते हुए बोला, मैं कल सुबह ललित अंकल को यही लेकर आऊंगा, फिर देखता हूँ तुझे। तो अथर्व बोला, होम मिनिस्टर के रिलेटिव के बच्चे और उनकी गर्लफ्रेंड मुंबई घूमने आए हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा है उन्हें घूमने के लिए। अब मैं तो कल से बाहर नहीं जा पाऊंगा, तो मैं वेदांत से मिलने ले गया था ताकि वह उन्हें घुमा दे। वह सब गणेश विसर्जन तक इसी शहर में रहेंगे। तो अक्षत उसे घूरते हुए बोला, सच बोल रहा है ना? तो
तो अथर्व ने भी बदले में उसे घूर कर देखा तो अक्सर बोला मुझे भी मिलना है उनसे। तो अथर्व बोला कल वह सब यही होंगे शाम को, तो चाहे उनके गले में झूल जाना, अब मुझे नींद आ रही है, यह बाजू इधर रख। अक्षत ने अपनी बाजू रख दी तो अथर्व ने उसे तकिया बनाया और सर रख कर लेट गया। कुछ ही देर में वह सो गया। वही अक्षत को भी लगा कि अथर्व सच बोल रहा है, अगर वह कोई झोल कर रहा होता तो कभी उन लोगों से उसे नहीं मिला था और यहीं पर वह धोखा खा गया। उसके बाद वह भी सो गया।